इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस और डिस्कस करेंगे साथ साथ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। सो उस टॉपिक पे आने से पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। लेट मी कंसीडर इफ सपोज आपके पास दो वेव्स हैं और दो वेव्स साइनोसॉइडली डिस्प्लेस कर रही हैं। लेट मी कॉल दिस एज अ वेव 1, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही है, और दूसरी जो वेव है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये y2 है और ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। अगर आपने ऐसी दो पल्सेस ली और इनको आपने सुपर इम्पोज कराया तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का मिलेगा। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो y1 प्लस y2 की वजह से होगी, यानी y जो रिजल्टेंट है वो y1 दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलाकर हमें मिलेगी। तो अगर मैं इसी को यहाँ पर बनाऊँ तो इफ सपोज योर y1 वॉज दिस एंड y2 इससे लिटिल अप थी या सेम भी इंटेंसिटी हो सकती है, तो रिजल्टेंट जो मिला वो हमें बहुत ही हाई मिल जाएगा, यानी कि वो ये हाइट थी y1, दूसरी हाइट थी, दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। लेट अस से कि दिस हाइट वाज योर y2, ये y2 था, और जो आपको रिजल्टेंट इन दोनों से मिला होगा दैट इज़ द बिगेस्ट वन, और वो क्या है, वो दोनों का सम टोटल है। वो क्या है, y इज़ अ सम टोटल ऑफ y1 प्लस y2। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार, फ्रेम से बाहर गया होगा, सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ही मिले। हो सकता है ये क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे पे ना फॉल करें, या फिर ये दोनों पल्सेस जो हैं अपोजिट आउट ऑफ द फेज चल रही हों, उस फॉर्म में आपको डिस्ट्रक्टिव वेव मिल जाती हैं। ये जो कंडीशन थी ये किसके लिए थी, कंस्ट्रक्टिव के लिए। सो अब अगर आपको डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो हमारी पल्स वही थी, ये y1 थी, और दूसरी पल्स जो थी वो अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, दिस इज़ y2। जब हम इन दोनों पल्सेस को ओवरलैप कराएंगे तो फिर एक पल्स पॉजिटिव में है, दूसरी पल्स जो है आपकी थोड़ा कम इंटेंसिटी की मैंने कंसिडर कर लिया ताकि डिफरेंस आए, नहीं तो सेम एम्पलीट्यूड के होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल कर देंगे। तो अब आपको जो रिजल्टेंट मिलना चाहिए, लेट मी, ये बिगर वन था और इसमें से y2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको जो रिजल्टेंट मिला वो ये मिला कहीं, यानी अब जो पल्स आपके पास आई है वो इन दोनों का डिफरेंस है। ये कैसी पल्स है, ऑरेंज वाली जो हमें मिल रही थी, y इज इक्वल टू y ऑफ, अब किसी एक को हाई मान लें, y1 को हाई मान लिया मैंने, y1 माइनस y2 हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपको चाहिए, ये वाली पल्स थी बिगर एम्पलीट्यूड, वो आपका था y1, और दूसरी डायरेक्शन में जो स्मॉलर एम्पलीट्यूड था वो था y2, और जो आपको अब मिला है ऑरेंज कलर का एम्पलीट्यूड वो ये दिखा रहा है y1 माइनस y2। इस पल्स को कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव। तो यानी हमें जब भी हम किसी दो वेव्स को जो ट्रेवल कर रही हों साइनोसॉइडली, अगर हम उन्हें सुपर इम्पोज कराएं तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकती है, यानी कंस्ट्रक्टिव पल्स भी मिल सकती है और डिस्ट्रक्टिव पल्स भी मिल सकती है। सो हेयर वी कैन कंक्लूड कि जो आपको नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी दोनों, रिजल्टेंट मिल गया आपको ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला है ये इन दोनों पल्सेस का वेक्टर सम है। इट इज़ वेक्टर सम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमने डायरेक्शन को कंसीडर किया है, एक तरफ तो आपने दोनों ऐड कर दी तो ये प्लस हो गई, एक तरफ जब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था तो फिर वो सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इन द स्टेटमेंट दैट इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेव्स सेपरेटली। तो इन दोनों वेव्स ने जो सेपरेटली डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया उनका वेक्टर सम जो है वो आपको रिजल्टेंट सुपरपोजिशन पल्स के बारे में डिस्प्लेसमेंट देगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिली है वो इन दोनों के वेक्टर सम से मिली है। आगे बात करते हैं। तो आगे हम ले रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और इंटरफेरेंस क्या होती है। तो एनी टू सोर्सेज इमिटेड विद द सेम फ्रिक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट या फिर जीरो फेज डिफरेंस, उनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, दो कंडीशन हमें याद रखनी है, या तो फ्रिक्वेंसी कैसी हो, फ्रिक्वेंसी तो सेम ही हो लेकिन या तो फेज डिफरेंस हो ही नहीं, या हो तो कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस हो, एंड आर आइदर इन फेज, दैट मीन्स फेज डिफरेंस नहीं है,
एंड दे आर हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एंड ये जो सोर्सेज होते हैं या जो इस तरीके के कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो एक सिंगल सोर्स से ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। ये भी हम बात करेंगे कि वो सिंगल सोर्स से ही ओरिजिनेट क्यों हो सकते हैं, या एक 2 इंडिपेंडेंट बल्ब्स सेम वॉट के हम यूज़ करके उन्हें कोहेरेंट क्यों नहीं बता सकते। पर पहले ये जान लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स हमें चाहिए क्यों। क्योंकि अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होंगे तो इंटेंसिटी, जो नेट एवरेज इंटेंसिटी होगी वेव की, वो थ्रू आउट क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। अगर कहीं पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है तो कहीं इंटेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर वेव्स क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो गई और उन्होंने एडिटिव करके ऐड करके आपको नया एम्पलीट्यूड मिल गया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, तो वहाँ पर्टिकुलरली इंटेंसिटी बढ़ गई। दूसरी जगह पे इंटेंसिटी कम हो गई तो लेकिन नेट एवरेज इंटेंसिटी थ्रू आउट क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई है। इसीलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो देन ओनली योर इंटेंसिटी विल रिमेन सेम या एवरेज इंटेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम इंटरफेरेंस की। सो इंटरफेरेंस इज़ अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। यानी हमने यहाँ कहा था कि अगर 2 इंडिविजुअल पल्स आपने ली और उन दोनों को सुपर इम्पोज कराया तो ये जो कंस्ट्रक्टिव आपको मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव पल्स आपको मिलेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव मिलेगी, वो इन दोनों का सम टोटल होगी। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस में यही हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ कैसे सोर्स यूज़ कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो कोहेरेंट सोर्स सुपर इम्पोज करते हैं तो या तो वहाँ पर आपको एक क्लियर डिस्ट्रक्टिव इमेज मिल जाएगी, यानी उनकी इंटेंसिटी या उनके एम्पलीट्यूड को हम कह रहे हैं कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड इज़ नॉट अ कंडीशन, कंडीशन मेनली फ्रिक्वेंसी होती है और फेज डिफरेंस होता है। तो अगर उनके बीच में बिल्कुल परफेक्ट कंट्रास्ट बने तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो कहीं पर अगर आपका एम्पलीट्यूड सेम जाता है तो क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर फॉल कर जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल कर देंगे और यहाँ आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी 0। लेकिन कुछ जगह पर आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो यानी एनर्जी या तो कहीं पर घट गई है बिकॉज ऑफ द सब्ट्रैक्शन, लेकिन कहीं पर बढ़ भी गई है। तो एवरेज एनर्जी क्या है, वो फिर भी सेम है, मगर यहाँ क्या हुआ, लाइट ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और किसकी मदद से किया, व्हेन दी सुपरपोजिशन वाज बिटवीन द 2 कोहेरेंट सोर्सेज, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। Today I am demonstrating the interference of light. Here I have used 4 different setups. The first one is for blade, second one for stapler pins, third one for pencil lids, and fourth one is hair strands. So let us see one by one how they will create the interference of light when we see them in dark. This is the first case, the case of blades. This is the second case where we used the stapler pins. This is the third case where I have used the pencil lids. This is the fourth case where I have used the hair strands. As we know that interference depends upon the slit size also. So smaller size slit will give you the good interference. Thank you. अब redistribute कैसे किया वो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। लेट मी ट्राई टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने 2 सोर्स ले लिए हैं, पॉइंट सोर्स हैं S1 एंड S2, और ये दोनों सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट हैं। तो कोहेरेंट है, एक बार हमें क्रस्ट मिलना चाहिए, साइनसोइडली वेव वेरी कर रही है, यानी S1 से भी जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेट मी से Y1 मिला, और वो किस फॉर्म में मिल रहा है, आपको साइनसोइडली मिल रहा है। एक बार इसको अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ जो है दोनों आपको मिल रहे हैं, लेकिन दोनों को हम रिप्रेजेंट कैसे करें डायग्राम में। तो मैं डार्क लाइन से आपको क्रस्ट रिप्रेजेंट करती हूँ एंड डॉटेड लाइन से ट्रफ। तो अब देख लेते हैं हम, मैंने एक बना दिया, दिस इज़ द क्रस्ट। लाइट रेडिएशन जो है वेव की फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में, डॉट है तो कैसा वेव फ्रंट होना चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट होना चाहिए। तो मैं इसे कर्व लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा मैंने माना कि वो कैसा हो, क्रस्ट हो। थर्ड फिर क्या होना चाहिए, फिर कंस्ट्रक्टिव बनना चाहिए, एंड फोर्थ वन शुड बी अगेन योर ट्रफ। ऐसे बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, तो यहाँ पर भी बनाते हैं हम। पहला हो गया दिस वन कंस्ट्रक्टिव, यानी कि क्रस्ट मिला आपको, देन नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रफ, देन नेक्स्ट वन आपको फिर से क्रस्ट मिला, एंड देन नेक्स्ट वन डॉटेड लाइन से फिर से शो करते हैं, देन योर ट्रफ, एंड देन अगेन आपको क्रस्ट मिला।
ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ किस किस को देखना है। हमने कहा था कि जब क्रस्ट और क्रस्ट आपस में एक दूसरे पे फॉल करें, या क्रस्ट और ट्रफ फॉल करेंगे, तो आपको कंस्ट्रक्टिव बनना चाहिए, यानी दोनों उस केस में ऐड हो जाती हैं और आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। तो क्रस्ट एंड क्रस्ट एक का, ये y2 का, दोनों फॉल करते हैं, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आपको मिल रहा था हायर एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर यही उल्टा होता, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा, तो आपको मिलेगा लो एम्पलीट्यूड। तो पहले मैं यहाँ पर वो पॉइंट्स देखती हूँ जहाँ पर क्रस्ट एंड क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे थे, तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं जहाँ पर क्रस्ट फॉल कर रहे हैं या ट्रफ फॉल कर रहे हैं। ऐसे सभी पॉइंट्स को हम ओवरलैप यानी कि उनको मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज़ द वन पॉइंट, दिस इज़ अनदर पॉइंट, या ट्रफ फॉल कर रहा है, दिस इज़ अनदर पॉइंट, क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल कर रहा है। मैंने एक पॉइंट लिया, अब निकालते हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ फॉल कर रहे थे, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल कर रहे हैं। देन योर नेक्स्ट इज, दिस इज द क्रस्ट एंड ट्रफ, आपस में एक दूसरे में, ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ है, ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ है। सेम ऐसे उस साइड भी निकाल सकते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ था, ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ है, ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ है, और अगर कोई और फर्दर लाइन आती तो वो भी क्रस्ट एंड ट्रफ होता। तो मैंने डॉट्स बनाए हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये कैसा आपको मिलता। सपोज वी हैव अ स्क्रीन प्लेस्ड हेयर, दिस इज द स्क्रीन। तो जितने भी आपके कंस्ट्रक्टिव वाले डॉट्स थे, तो ये जब डॉट्स आप मीट कराओगे तो आपको यहाँ पे ब्राइट बैंड मिलेगा। बी फॉर ब्राइट आई एम रिप्रेजेंटिंग। सेम ऐसे ही जितने भी डिस्ट्रक्टिव, यानी जहाँ क्रस्ट और ट्रफ फॉल कर रहा था वहाँ डार्क बैंड मिल गया, जहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिला फिर दोबारा से आपको डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज मिल रही है, वहाँ पे फिर से डार्क बैंड मिल गया। और आपको एवरी टाइम वी विल गेट अ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड, और इसी को कह रहे हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और यही कहलाता है इंटरफेरेंस। जहाँ डार्क बैंड मिल रहा है वहाँ क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज जो है यानी क्रस्ट एंड ट्रफ जो है अपोजिट फॉल किए। जहाँ पर ब्राइट बैंड मिल रहा था वो सेम ही डायरेक्शन में फॉल किए और आपको रिजल्टेंट हायर एम्पलीट्यूड का मिल गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे इंटरफेरेंस मिलती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पाथ डिफरेंस को कैसे डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल से कि हमने स्टार्ट किया पल्स यहाँ से और रीच करके हम यहाँ पहुँचे, साइकिल कितनी हो गई 2 पाई, एंगल डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई, लेकिन वेवलेंथ इसे क्या बोलते हैं हम, लैम्डा बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इफ़ पाथ डिफरेंस between two wave is lambda and two wave lambda is lambda phase difference between them is 2 pi। तो हमने कहा कि अगर पाथ डिफरेंस किसी दो वेव्स के बीच में वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ से एक वेव पल्स ओरिजिनेट करती है और उसने एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर कर लिया लैम्डा, उतनी देर में एक पूरी साइकिल पूरी हो गई। अगर कोई दूसरी पल्स यहाँ से शुरू हुई है तो इस पल्स और इस पल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो तो हो गया 2 पाई और पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा। ये तो तब था कि जब आपने कंसीडर किया टोटल एंटायर पाथ डिफरेंस की, जब पूरी एक साइकिल का डिफरेंस आ रहा था। अगर इन केस आप कहें कि नहीं पाथ डिफरेंस हमें यहाँ का चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए, और इस पाथ डिफरेंस को हम कह देते हैं डेल्टा एक्स, तो अगर पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, फॉर पाथ डिफरेंस 1 फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 विल बी, दिस फेज डिफरेंस को हम 5 बोलते हैं, तो डेल्टा 5 बोल सकते हो आप इसको। सो डेल्टा 5 विल बी योर 2 पाई बाय लैम्डा, कि अगर लैम्डा के लिए 2 पाई है तो यूनिटरी मेथड, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। फॉर डेल्टा एक्स के लिए कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, नाउ फॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, डेल्टा 5 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज़ नाउ दी फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला किसका निकला है, हमारा फेज डिफरेंस का निकला है फॉर एनी पाथ डिफरेंस, नॉट फॉर अ कंप्लीट साइकिल ओनली, फॉर एनी पाथ डिफरेंस। कंप्लीट साइकिल के लिए 2 पाई, हाफ या कहीं पर के लिए आप पाई ले सकते हो, लेकिन अगर हमें कहीं इन बिटवीन चाहिए तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
So we are finding out the title, next heading is constructive and destructive interference conditions. So let us consider two pulse. एक पल्स हो गई आपके पास a sin of omega t, दूसरी पल्स हम ले लेते हैं b sin of omega t प्लस फाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस है और वो फेज़ डिफरेंस कितना है, वो फाई है। अब इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करा देते हैं। सुपर इम्पोज कराएंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस वाई ऑफ 2। लेट अस राइट a साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी इसकी वैल्यू प्लेस कर दी और इसकी वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। बट वी कैन ओपन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हम ओपन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला ले लिया। अब इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साइन ऑफ ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ऑफ ओमेगा टी है, लेकिन कॉस फाई हमारे पास अलग कांस्टेंट आया था। तो आई कैन राइट ए प्लस बी कॉस ऑफ फाई, ये ब्रैकेट में अलग लिख दिया, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी बाहर हमने कॉमन निकालिए। कौन सी दो टर्म कंसीडर की, दिस वन एंड दिस वन। इस वाले टर्म को लेते हैं, अब ये b अंदर मल्टीपल में जाएगा तो आपके पास बचेगा b साइन ऑफ फाई एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी। नाउ वी विल प्लेस सम कांस्टेंट वैल्यू, तो हम पुट कर देते हैं इसको a प्लस बी कॉस ऑफ फाई को हम r कॉस ऑफ थीटा पुट कर देते हैं, और b साइन ऑफ फाई को हम r साइन ऑफ थीटा पुट कर देते हैं। रीज़न इज़ यहाँ पर हमारे पास दो एंगल थे, थीटा और ओमेगा टी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जनरल एंगल आ जाए और एक जनरल रिजल्टेंट हो। यहाँ पर दो एम्पलीट्यूड थे अलग अलग, एक एम्पलीट्यूड ए था, एक एम्पलीट्यूड बी था। हम इन दोनों को सम टोटल करके एक फाइनल एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं, एंड लेट अस से वो फाइनल एम्पलीट्यूड था आर। तो हम आर निकालेंगे उस इक्वेशन का, रिजल्टेंट इक्वेशन का फाइनल एम्पलीट्यूड, और थीटा होगा उसका रिजल्टेंट एंगल यानी कि रिजल्टेंट फेस। तो हम इसे वापस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा को वापस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो इफ़ यू कैन राइट इट इन अ कॉम्बिनेशन, यानी जैसे हमने यहाँ ओपन अप किया था ब्रैकेट को, अब इसे हम वापस रिकम्पोज कर देते हैं। सो यू विल गेट आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट इक्वेशन। ये रिजल्टेंट साइनोसॉइडल इक्वेशन हमें मिली है, और इस रिजल्टेंट इक्वेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, आर। अब हमें आर निकालना है और थीटा, जो कि हमारे लिए अननोन है। तो थीटा हमें चाहिए, हमें आर चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन। आर निकालने के लिए क्या करें, ये जो हमने कंसिडरेशंस लिए थे इन्हीं को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यानी कि हम आर स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा एक तरफ, दिस का स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों पार्ट्स को भी हम ऐड कर दें, यानी कि a प्लस बी कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस b एंड साइन ऑफ फाई, और उनका भी स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो आप करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, यानी कि सिर्फ आर ले लें, और दूसरी तरफ क्या ले जाएं, अंडर द रूट में टर्म, और इनको हम ओपन अप करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अब ओपन अप करोगे तो यह आ जाएगा 2ab कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई। राइट नाउ हम फाई ले रहे हैं, तो 2ab कॉस ऑफ फाई, जो इसका नेक्स्ट स्क्वायर था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों मिलके उनमें कॉस फाई और साइन फाई दोनों का सम टोटल मिलके 1 आ जाता है। नाउ हेयर वी कैन डिफाइन वन मोर टर्म, दैट इज़ द इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी को मैंने अभी पहले भी डिफाइन किया था कि इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड ये है आर का स्क्वायर लोगे तो वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यू विल गेट अ कांस्टेंट के आर स्क्वायर, और अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ फाई। अभी ये इंटेंसिटी मुझे यूज़ करना है आगे, तो मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यूज़ करूँगी, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इक्वेशन में हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया बट थीटा नहीं निकाला, तो हम थीटा भी निकालते हैं। एज वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हमने आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा का रेशो ले लिया। आर एंड आर कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो कि बन गया हमारे पास टेंजेंट थीटा। लेकिन अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने आर साइन थीटा को भी कुछ कंसिडरेशंस लिए थे, विच वॉज बी साइन ऑफ फाई पिछले रिलेशन में, और आर कॉस थीटा को हमने माना था ए प्लस बी कॉस ऑफ फाई।
सो ये दोनों रिलेशंस आ जाते हैं. सो फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन थीटा विच इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी साइन ऑफ फाई प्लस ए प्लस बी कॉस ऑफ फाई. तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का रिलेशनशिप आ गया. अगर हम ये कहें कि इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, एक बॉडी का मतलब एक वेव का, पल्स 1 का, सेम ऐसे ही दूसरी वेव के लिए कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है उसके एम्पलीट्यूड के, और उसका एम्पलीट्यूड था बी स्क्वायर. तो अगर हम ये एक्सप्रेशन वापस आपके रिजल्टेंट में पुट कर दें, हमारा रिजल्टेंट क्या रहा था, आई वॉज इक्वल टू के, और हमारा वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई. तो ये हमारा इंटेंसिटी का रिलेशन था. अगर मैं यहीं इंटेंसिटी के रिलेशन में अब यहाँ से रिलेशंस निकाल लूँ, यानी ए निकालूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू, या ए स्क्वायर को सीधा आई ए पुट कर दूँ, इसको आई बी पुट कर दूँ, आप 1 और 2 भी लिख सकते हो. तो फिर मेरी नेट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स फिर क्या बन जाएगी, आपके पास के तो कांस्टेंट है, इसको हम के को एज इट इज़ रखें, एंड दैट इज इक्वल टू आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ आई ए आई बी कॉस ऑफ फाई. अच्छा, यहाँ हम ये के को हम हटा सकते हैं. कैसे? अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक दैट. यहाँ पर भी आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपके पास के ए स्क्वायर आएगा. तो आप डायरेक्टली के ए स्क्वायर को ही आई पुट कर दो, रादर देन कि हम यहाँ पर आई को ए स्क्वायर को आई बाय के कहें और फिर के को कैंसिल करें. तो ये हमारा के एलिमिनेट हो जाता है, कांस्टेंट अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के ए स्क्वायर मिलकर ही आपका आई बना रहा था. तो हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशनशिप भी आ गया. और अगर हम कह दें कि इफ़ योर इंटेंसिटी आई ए आई बी इक्वल हो जाए, और लेट अस से कि वो आई नॉट के इक्वल हो जाए, जो कि जनरली कोहेरेंट सोर्सेज जब बनते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है, तो देन हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, ये भी आई नॉट हो जाएगा, ये भी आई नॉट हो जाएगा, एंड दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास बचेगा 2 आई नॉट, इसको और इसको ऐड करके 2 आई नॉट प्लस में ये 2, एंड उसके साथ भी आई नॉट ही, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर हुआ था, अंडर रूट कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ फाई विच यू कैन राइट इट एज 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ फाई. ये आ जाता है रिलेशन. लेकिन हमें पता है 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. तो हम वही लिखेंगे. तो हम लिख देते हैं 2 आई नॉट तो था ही, और इस रिलेशन को हमने लिख दिया 2 आई नॉट 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन हो गया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, हम भी इसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ड्राइव कर दिया. अभी तो हम कंडीशंस पे पहुँचे नहीं, बट मैंने इंटेंसिटी का एक रिलेशनशिप यहाँ पर दे दिया है. अब जब क्या हमारे पास इंटेंसिटी रिलेशनशिप आ गया, और ये कब आया, तब जब हमने कंसीडर किया कि एम्पलीट्यूड जो था, इंटेंसिटी 1 जो थी वेव की, सेकंड वेव की, वो दोनों सेम थी और वो आई नॉट के इक्वल थी. और यही हम मानते भी हैं कि जब जो नेट इंटेंसिटी होती है दोनों पल्सेस के अंदर, तो वो नेट इंटेंसिटी कोहेरेंट सोर्सेज के केसेस में वो सेम रहती है. कहीं पर इंटेंसिटीज़ एडअप होकर मैक्सिमा बना लेती हैं, कहीं पर इंटेंसिटीज़ सब्ट्रैक्ट होकर मिनिमा बना लेती हैं, लेकिन नेट एवरेज इंटेंसिटी जो है वो सेम रहती है. तो मतलब कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिनकी इंटेंसिटीज़ को हम इक्वल मैग्नीट्यूड की लेकर चलते हैं, कि जिनका कॉन्ट्रास्ट आपको मैक्सिमा मिले, यानी कि मैक्सिमम वेरिएशन मिले डार्क बैंड और ब्राइट बैंड में. Now let us take the condition for the constructive interference. हमें पता था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ये आया था और थीटा वाज दिस. हम इसे मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम विल बी, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम व्हेन योर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू +1. तो अगर कॉस फाई +1 है, दैट मीन्स फाई क्या है, या तो 0 है, या 2 पाई है, या 4 पाई है इन जनरल केस. यहाँ अगर हम इसको जनरल एक इक्वेशन की फॉर्म दे दें, दैट वुड बी इक्वल टू 2n ऑफ पाई, जिसमें n क्या होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन. सो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जो आपका फेज डिफरेंस आया फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. तो अगर हमारे पास ये, तो हम पाथ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं. पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा x बोल रहे थे, दैट वाज इक्वल टू, एक्चुअली फेज डिफरेंस हमने निकाला था लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं इसको डेल्टा फाई भी बोल देती हूँ, एंड क्योंकि फेज डिफरेंस है तो डेल्टा फाई.
इफ़ यू रिमेंबर, अभी मैंने पिछले वीडियो में, पिछले ही पेज पे शायद ये हमने निकाला था, तो डेल्टा फाई वाज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स विल बी लैम्डा ऑन दिस साइड डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो यही किया है यहाँ पर, ये किया है हमने, डेल्टा एक्स को क्या कर दिया, लैम्डा बाय 2 पाई, मतलब इधर ले आए बस उसे, और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस चाहिए था। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई फ्रॉम हेयर, सो you have lambda by 2 of pi into 2n of pi, so you are left with n lambda. So we got a relation that कि path difference is integral multiple of wavelength। अगर ये हमारे पास आता है तो हमारा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ भी आपको cos phi था, ये cos phi था, तो यहाँ पे cos phi को 1 कह देते हैं। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड था, ये यहाँ पर भी हम cos phi को 1 कह देते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, तो ये आ जाएगा आई ए प्लस आई ऑफ बी प्लस 2 अंडर द रूट आई ए एंड आई बी। ये तो इंटेंसिटी आ गया, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी आर मैक्सिमम की बात कर दें तो वो किसके बराबर, अगर cos phi को आप 1 पुट कर देते हो तो दिस विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी सिर्फ ए प्लस बी बचा। सेम ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हम जब डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो हमारे पास cos phi क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, यानी phi होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, या जनरल केस बोलें तो phi हो जाना चाहिए 2n + 1 ऑफ पाई, जिसमें n क्या है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये डिपेंड करता है, कई बार माइनस में भी दे देते हैं कुछ बुक्स में, लेकिन उसी हिसाब से फिर आप अपने n को भी चेंज करो, तो n फिर 1, 2, 3 कंसीडर करना पड़ेगा। अभी मैंने 0 से कंसीडर किया, तो दिस इक्वेशन इज़ प्रॉपरली ओके। फिर इसी तरीके से हमें फिर से पाथ डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस, तो हमने डेल्टा फाई तो हमने निकाल लिया, फेज डिफरेंस ये आ गया, लेकिन हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वो क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई, और अब डेल्टा फाई की जगह पर अब ये वैल्यू हमें प्लेस करनी है, तो ये हो जाएगी आपके पास लैम्डा बाय 2 ऑफ पाई इंटू 2n + 1 पाई। Pi and pi cancelled out and you are left with delta x is equal to 2n + 1 lambda by 2। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस कैसा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का। और अगर यही कंडीशन अब फिर हम इंटेंसिटी के लिए पुट कर दें तो आई मिनिमम आपको मिल जाती है आई ए प्लस आई बी। अब की बार क्योंकि साइन माइनस हो गया था तो आपके पास आएगा -रूट आई ए आई बी। सेम ऐसे ही आर मिनिमम मिल जाता है हमें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये क्या कंडीशंस लगाई, जहाँ जहाँ पर प्लस हमने पिछले केस में लगाया था वहाँ वहाँ हमने माइनस लगा दिया है, -1। तो यानी cos phi को अब हमने -1 पुट कर दिया है, कहाँ, इसमें भी cos phi को 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, और इस एक्सप्रेशन में भी हमने cos phi को -1 पुट किया। और जब ये -1 पुट कर देंगे सो देन यू विल हैव दिस मिनिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो गया, इंटेंसिटी भी मिनिमम हो गई, और यही हमारी कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस की। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और इंटेंसिटी की कुछ और रिलेशंस भी निकालेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।